में आपका इस्तकबाल करते मैं हूं आपके साथ सना वारिस। तो रोजाना की तरह आज फिर हमने खबर दोपहर में दो खबरों का इंतखाब किया है जो आपसे जुड़ी हुई हैं। पहली खबर की अगर हम बात करेंगे तो पहली खबर दूसरे मरहले के वैक्सीनेशन से जुड़ी है। जी हां, सुबह सुबह आपने तस्वीरें देखी होंगी। पीएम मोदी आज सुबह सुबह एम्स पहुंचे और उन्होंने वैक्सीनेशन ली है, कोरोना वैक्सीन ली है और आज से दूसरे फेज का आगाज हो गया है। इसी के साथ ही आम लोगों को कोरोना वैक्सीन देने की शुरुआत आज से हो गई है। 12 बजे का वक्त मुकर्रर किया गया था। मुख्तलिफ सेंटर मुख्तलिफ रियासतों में बनाए गए हैं। इस हवाले से हम आपको मजीद तफसीलात देंगे। सबसे पहले इसी खबर की बात करेंगे। भारत बायोटेक के कोवैक्सीन का टीका लगवाकर वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने इसके हवाले से जाहिर की जा रही तशवीशात को खत्म कर दिया है। आपको याद होगा कि कोवैक्सीन की इजाजत को लेकर कई तरह के सवाल खड़े हो रहे थे। अपोजिशन पार्टियां भी सवाल खड़ी कर रही थी। साथ ही कई ऐसे साइंटिस्ट थे जिन्होंने कोवैक्सीन की इजाजत पर सवाल खड़े किए थे, जिसके बाद लोगों में एक तरह का खदशा उठने लगा था। एम्स में टीका लगवाया आज पीएम मोदी ने। इन्होंने एम्स में टीका लगवाने के मुल्क को जानकारी दी और ट्वीट करके ये जानकारी पीएम मोदी ने दी। टीका लगवाते हुए वजीर आजम नरेंद्र मोदी की तस्वीर से आवाम में एतमाद बहाल हुआ है। एक पैगाम देने की भी कोशिश की पीएम मोदी ने। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने यह वाज़ेह पैगाम देने की कोशिश की है कि देसी साख्ता वैक्सीन महफूज है और मुअस्सिर है। वजीर आजम ने ट्वीट में लिखा कि मैंने वैक्सीन की पहली डोज एम्स में ली। कोरोना के खिलाफ लड़ाई में डॉक्टरों और साइंसदानों की काविशों की इन्होंने सताइश भी की। इन्होंने मजीद लिखा कि कोरोना वैक्सीन लेने के अहल अफराद से टीका लगवाने की अपील करता हूं। आओ मिलकर हम भारत को कोरोना से पाक बनाएं। ख्याल रहे कि कोरोना के खिलाफ टीकाकारी के दूसरे मरहले की मुहिम आज से शुरू हो रही है। मुख्तलिफ मकामात पर आज कोरोना वैक्सीनेशन दी जा रही। इस हवाले से तैयारियां पहले ही मुनक्किद कर ली गई थी और पीएम मोदी ने आज सुबह सवेरे एम्स पहुंचकर कोवैक्सीन का टीका लगवाया। आज सुबह पता चला पीएम सर आ रहे वैक्सीनेशन के लिए। मैं वैक्सीनेशन सेंटर में हूँ फ़िलहाल। तो सर को वैक्सीनेट करने के लिए मुझे बुलाया गया था और इधर आने के बाद पता चला कि सर आ रहे हैं। सर से मिलकर अच्छा लगा, सर ने अच्छी बात की है। सर को भारत बायोटेक की कोवैक्सीन दिया गया है फर्स्ट डोज। अभी 28 डेज में सेकेंड डोज पेंडिंग है। तो पूछताछ की है सर हम कहाँ से बिलोंग करते वगैरह। बात हुए सर से और वैक्सीन देने के बाद सर ने बोला लगा भी थी, पता भी नहीं चला करके। पीएम नरेंद्र मोदी ने कोरोना का वैक्सीन लगवाया है। इस मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ है केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी। सर, पीएम ने कोरोना का वैक्सीन आज सुबह लगवाया, भारत में बना हुआ वैक्सीन। देखिए, संकट के समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने संकट मोचक की भूमिका निभाई और आपको याद होगा कि जिस समय पूरी दुनिया कोरोना के संकट के कंटक से घिरी हुई थी, उस समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने लोगों की सेहत के लिए, लोगों की सलामती के लिए, सुरक्षा के लिए, देश के हर व्यक्ति की सेहत सलामती सुरक्षित हो, महफूज हो, उसके लिए काम किया। और एक बार फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने लोगों की सेहत सलामती, समाज की सेहत सलामती के सशक्त और सार्थक संदेश को दिया है। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात है कि उन्होंने अपनी पारी के प्रोटोकॉल का पालन किया। प्रधानमंत्री हैं इसलिए वीआईपी कल्चर के तहत उनको पहले वैक्सीनेशन हो जाएगा, ऐसा नहीं। जिनको जरूरत पहले थी, जो हमारे कोरोना वॉरियर्स थे, जो फ्रंट लाइन हेल्थ वर्कर्स थे, जो लोग फ्रंट लाइन वर्कर्स थे, उनको पहले हुआ, गरीबों को पहले हुआ। उसके बाद उन्होंने अपने पारी के प्रोटोकॉल का पालन करते हुए वैक्सीनेशन कराया। ये बहुत बड़ा संदेश है। ये संदेश लोगों की सेहत सलामती के साथ का भी है और उन लोगों के लिए भी है जो मेड इन इंडिया वैक्सीन पर अपनी सियासी वैक्सीन चला रहे थे। सर, मैं कांग्रेस ने पीएम के वैक्सीन लगाने का स्वागत तो किया है, लेकिन कहा है कि जिस तरह से उन्होंने वैक्सीन लगवाया, कहीं ना कहीं में इसे हाइप किया है। सर, मुझे क्या लगता है कि मेंटल केस हो गए ये लोग। अब इनकी दिक्कत ये हो गई है कि इनको सबसे बड़े वैक्सीनेशन की जरूरत है और ये वैक्सीनेशन तो खैर चलो कोरोना वाला तो हो जाए, अच्छी बात है, और भी तरह की दिमागी दिक्कत इन लोगों आ रही है। सर, आखिरी सवाल जानना चाहूंगा कि सर मैं अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लगवा लिया है,
कई मंत्री हैं सर, आप भी कब वैक्सीन लगवाएं? जल्दी लगवाने वाले हैं, हमने अपना रजिस्ट्रेशन हम करा रहे हैं और जल्दी ही लगवाएंगे। जो भी उसका वैक्सीन का चार्ज होगा वो दे करके लगवाएंगे। ठीक है, बहुत धन्यवाद। तो साफ तौर पर कहना है कि वैक्सीन का चार्ज दे करके वो खुद लगवाएंगे। कैंपसन हरीश के साथ विनीत कुमार, न्यूज 18 दिल्ली। तो यहाँ पर ये बता देना बेहद जरूरी है, क्योंकि वैक्सीन के हवाले से भी कई तरह के सवाल अपोजिशन पार्टियां खड़ी कर रही थी कि आखिर मुल्क के बड़े लीडर यानी पीएम मोदी क्यों वैक्सीन नहीं लगा रहे हैं, क्यों मैसेज देना नहीं चाहते। इस तरह के सवाल कुछ महीने पहले जब से वैक्सीनेशन का अमल शुरू हुआ, पहला मरहला शुरू हुआ, उस वक्त किया जा रहा था। और आज पीएम मोदी ने वैक्सीन लगाया है। इस पर भी हम अपने जो अपोजिशन लीडर हैं उनसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे। लेकिन चूंकि आज दूसरा फेज है और लोगों के लिए ये दिन के लिए मुंतजिर थे लोग, हमारे साथ हमारी नुमाइंदा प्रीति श्रीवास्तव जुड़ चुकी हैं, उनसे हम जुड़ने की कोशिश करेंगे। प्रीति इस वक्त दिल्ली में मौजूद हैं और मुमकिन है कि शायद वो अस्पताल के आसपास ही होंगी। प्रीति बताइएगा, क्योंकि 12:01 हो रहे हैं, आम लोगों को वैक्सीन देने का अमल 12 बजे से इसकी शुरुआत होने वाली थी। आप अस्पताल में मौजूद होंगी, तो बताइएगा कि वहां पर क्या लोगों जिन्होंने रजिस्ट्रेशन कराया था उनके आने का अमल शुरू हो चुका है? किस तरह से अस्पताल में आप तैयारियां देख पा रही हैं? बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि इस समय हम एम्स अस्पताल में मौजूद हैं और ये वही अस्पताल है जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज सुबह जो वैक्सीनेशन है उनका वैक्सीनेशन यहां पर पूरा किया गया। जब उनको वैक्सीनेशन लगाया गया तो उस समय पर जो एम्स अस्पताल के जो डायरेक्टर थे डॉक्टर गुलेरिया, वो भी यहां पर मौजूद थे। और जहां तक आज जो वैक्सीनेशन का जो सेकेंड सेगमेंट है वो शुरू किया गया है और इस दूसरे चरण में जो 60 साल के जो लोग हैं उनको जो वैक्सीनेशन है वो उनका करवाया जा रहा है। यानी कि 60 साल उम्र जिनकी है, जिनका रजिस्ट्रेशन हो रखा है, जिनका रजिस्ट्रेशन करवाया गया है, गवर्नमेंट की अपनी जो प्राइवेट साइट है उस पर रजिस्ट्रेशन करवाना ज़रूरी था। उसके बाद से आज कोविड वैक्सीन का जो दूसरा चरण है, दूसरा जो फेज़ है वो शुरू हो चुका है। 12 बजे का समय था कि 12 बजे से जो 60 साल के ऊपर जो लोग हैं उनको वैक्सीनेशन लगाया जाएगा। तो अब इस समय मैं एम्स अस्पताल में खड़ी हूँ और मैं आपको दिखाऊंगी यहाँ पे कि यहाँ पर जो वैक्सीनेशन का जो काम है वो शुरू हो चुका है। और साथ ही एक जो अहम बात आज की गई है वो ये भी है कि जो 45 साल के जो लोग हैं उनको भी वैक्सीनेशन लगाया जाएगा। लेकिन उनके वैक्सीनेशन के लिए आपको जो है उनको 20 जो बीमारियां हैं, जिसमें से डायबिटीज़ है, बीपी है, शुगर, इस तरीके की जो बीमारियां हैं जिनके लिए वैक्सीनेशन बहुत ज़रूरी हो जाता है, उनको भी वैक्सीनेशन लगाया जाएगा इसी दूसरे चरण में। लेकिन उनके पास डॉक्टर का सर्टिफिकेट होना ज़रूरी है और उनका रजिस्ट्रेशन होना भी ज़रूरी है। हालांकि वैक्सीनेशन जिसको भी लगेगा उन सभी लोगों का जो रजिस्ट्रेशन है वो बिल्कुल ज़रूरी हो जाता है। उसके बिना अगर आपका रजिस्ट्रेशन नहीं है तो आपको वैक्सीनेशन नहीं किया जाएगा। और साथ ही मैं आपको ये भी बता दूँ कि इस समय एम्स अस्पताल में वैक्सीनेशन जो है दूसरा फेज जो है वो शुरू हो चुका है और 60 साल के जो लोग हैं उनको वैक्सीनेशन यहाँ पे शुरू करवा दिया गया है। और साथ ही दिल्ली एनसीआर में जितने भी प्राइवेट और सरकारी अस्पताल हैं, मतलब सरकारी के साथ साथ कुछ प्राइवेट अस्पतालों में भी वैक्सीनेशन का जो काम है वो शुरू कर दिया गया है। अगर मैं दिल्ली की बात करूँ तो दिल्ली के एम्स अस्पताल में RML, सफदरजंग, और साथ ही अगर मैं प्राइवेट अस्पताल की बात करूँ तो गंगाराम, लेडी हार्ट, मतलब इस तरीके के जितने भी अस्पतालों के हवाले से आगे भी हम आपसे सवाल करेंगे, आपका रुख करेंगे प्रीति, और थोड़ा सा मुमकिन हो पाए तो तस्वीरें भी आपसे कुछ देर बाद दिखाइएगा। लेकिन इस बीच साधना भारती साहिबा जो कि तर्जुमान हैं कांग्रेस की, हमारे दरमियान मौजूद हैं। साधना भारती साहिबा, हम सब के लिए और मुल्क के तमाम लोगों के लिए आज का दिन काफी अहम है, क्योंकि आज से आम लोगों को कोरोना वैक्सीन दी जा रही है, इसकी शुरुआत हो चुकी है। और आज हमने जब सुबह सोशल मीडिया खोला तो उस वक्त तस्वीर एक सामने आई, वो तस्वीर थी पीएम नरेंद्र मोदी की। अपोजिशन पार्टियां इस हवाले से सवाल उठा रही थी कि जिस तरह से दूसरी रियासत ब्रिटेन, कनाडा देखा जाए तो वहां के बड़े लीडर, प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट ने कोरोना टीका लिया, आखिर हमारे मिनिस्टर्स ने और प्राइम मिनिस्टर पीएम मोदी ने क्यों कोरोना नहीं लिया? इस तरह के सवाल कांग्रेस खड़े कर रही थी। और आज जबकि पीएम मोदी ने कोरोना वैक्सीन ले ली है और वो वैक्सीन ली है जिसकी इजाजत पर भी सवाल खड़े किए गए थे। देखिए सना जी, सबसे पहले तो मैं ये कह सकती थी कि देर आए दुरुस्त आए, मगर वो कहने में अभी भी मुझे थोड़ी सी हिचक इसलिए है क्योंकि चैनलों के माध्यम से जो तस्वीरें सामने आई मोदी जी की, तो असम का गमछा डाला हुआ है उन्होंने और लगातार चैनलों के माध्यम से ये भी बताने का प्रयास किया जा रहा है कि
वो नर्सें किस राज्य से ताल्लुक रखती हैं, वो नर्सें किस राज्य से हैं और वो चुनावी राज्य हैं। तो ये मुझे लगता है कि अगर आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने, चलिए ठीक है, देर से ही सही, विपक्ष और देश की जनता के आह्वान पर अगर ये कार्य करने का काम किया है तो ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन इसको चुनावी एक तरीके से प्रचार का रूप नहीं देना चाहिए। जिस तरीके से असम का गमछा डाले हुए नजर आ रहे हैं, तो कम से कम चुनाव जीवी ना बने यहाँ पर, और किसी भी राज्य या धर्म या जाति या लिंग के भेदभाव पर ये वैक्सीन नहीं जानी चाहिए, क्योंकि वैक्सीन देश की जनता के लिए है। एक पेंडेमिक से लड़ाई लड़ते लड़ते हमने 2020 जिस तरह से देश की जनता ने, चाहे वो प्रवासी मजदूरों की हालत रही हो, चाहे देश के गरीब लोगों की हालत रही हो, हमने सब देखा है। और उस दौर से गुजरने के बाद भी अगर एक वैक्सीन के नाम पर भी अगर राजनीति होती है और चुनावी तरीके से उसको प्रस्तुत करने का कार्य किया जाता है, तो मुझे लगता है वो ठीक है। साधना भारती साहिबा, कांग्रेस का सीधे तौर पर यह कहना है कि कुछ भी पीएम मोदी या भाजपा करती है तो उसके पीछे कुछ ना कुछ जरूर होता है, और आज जब वैक्सीन पीएम मोदी ने लिया तो इसके पीछे चुनावी स्टंट था। इसलिए कहूंगी ना कि अगर असम का गमछा डाले हुए नहीं नजर आते तो अच्छा लगता। अगर ये ना बताया जाता कि वो दो जो नर्सेज हैं जिन्होंने उन्हें वैक्सीन दिया, तो वो कौन से राज्य से ताल्लुक रखती हैं, ये इस चीज का स्पेसिफिक उसको नहीं बताया जाता, तो मुझे और ज्यादा अच्छा लगता। और मुझे लगता है जब वैक्सीन देर से लगा ही ली है तो देर से मोदी जी अब शायद डीजल और पेट्रोलों के दाम भी वापस ले लें, देर से ही सही किसानों की बातों को सुनकर काले कानून भी वापस कर लें, देर से ही सही किसानों को खुशी खुशी उनके घर जाने के लिए एमएसपी की गारंटी का कानून भी बना देंगे, तो शायद हम उन्हें बधाई का पात्र जरूर मान लेंगे। जी, साधना भारती साहिबा जो कि कांग्रेस पार्टी से ताल्लुक रखती हैं, उन्होंने अपना रद्द-ए-अमल का इजहार किया। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी देर आए दुरुस्त शायद उसे ये अमल मानती हैं। पीएम मोदी ने ये वैक्सीन लिया है, लेकिन इस वैक्सीन लिए जाने के पीछे जो तस्वीरों में जो कुछ दिखा उस पर कांग्रेस ने सवाल खड़े किए। बेहद शुक्रिया वक्त देने के लिए साधना भारती और अपना स्टैंड क्लियर करने के लिए, रखने के लिए। प्रीति श्रीवास्तव का रुख कर लेते हैं जो कि हमारे साथ हमारी नुमाइंदा लगातार जुड़ी हुई है। प्रीति, आज का दिन जैसा कि हम बार बार कह रहे हैं कि अहम है, अहम इसलिए क्योंकि आम लोगों को आज से वैक्सीन दी जा रही है, लोगों में किसी तरह का डर ना हो, इसलिए पीएम मोदी ने सुबह जाकर एम्स में टीका लगवा लिया। लेकिन फिर भी लोगों के अंदर अगर वैक्सीन के हवाले से कुछ डर हो तो इस हवाले से क्या किसी तरह जो लोग वहां पहुंच रहे हैं एम्स अस्पताल में, क्या उन्हें समझाने और इस हवाले से कुछ सेंटर या फिर डाउट्स को क्लियर करने के लिए कुछ इंतजाम किए गए हैं? बिल्कुल, मैं सबसे पहले आपको यहाँ के विजुअल्स दिखा दूँ अपने दर्शकों को कि इस समय हम एम्स में हैं और ये जहाँ पे हम खड़े हैं ये कोविड वैक्सीनेशन सेंटर है। और यहाँ पर पहले आपको रजिस्ट्रेशन, जिनका ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन है उनका रजिस्ट्रेशन करवाया जाएगा। उसके बाद एक डेस्क बनाई गई है और डेस्क बनाने के बाद में यहाँ पर अंदर जाके आप वैक्सीनेशन जो है, जो 60 साल से ऊपर जो लोग हैं वो करवा सकते हैं। हालाँकि मीडिया को जहाँ पर वैक्सीनेशन सेंटर है वहाँ पर जाने की इजाज़त नहीं है, तो हम बहुत आगे तक अपने दर्शकों को नहीं दिखा सकते कि कहाँ पे वैक्सीनेशन हो रहा है, लेकिन आप ये देख सकते हैं कि सामने जो है वो सेंटर है और अंदर जो है वो वैक्सीनेशन सेंटर जो है वो बनाया गया है। और जैसा आपने बताया कि लोगों को जिस तरीके से डर है उसको कैसे दूर किया जा सकता है, तो यहाँ पे इन्होंने देख सकते हैं हमारे दर्शक, यहाँ पे इन्होंने पोस्टर्स लगाए हैं जिसमें आप कोविड वैक्सीन को लेके, कोविड के जो लक्षण हैं उनसे कैसे बचाव किया जाए, किस तरीके से, उसको लेकर यहाँ पे चीज़ें इन्होंने यहाँ पे लगा रखी हैं अस्पताल प्रशासन ने। और जहां तक कोविड वैक्सीन के डर को लेकर चीज़ें हैं कि किस तरीके से इसके डर को निकाला जाए, तो उसको लेकर बहुत बार आज खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद वैक्सीनेशन का करवाया और उन्होंने साफ मैसेज जो है वो दिया कि कोविड वैक्सीन को बहुत, जो टीका है वो पूरी तरीके से सेफ है और आप इसको लगवा सकते हैं, इससे डरने की ज़रूरत नहीं है। और प्रधानमंत्री ही नहीं, इससे पहले भी कई राज्यों के जो मुख्यमंत्री थे उन्होंने भी वैक्सीन लगवाई थी। जब हम गौतम बुद्ध नगर की बात करते हैं, दिल्ली एनसीआर की बात करते हैं, तो जब पहले दिन जब वैक्सीनेशन लगा था तो जो नोएडा के सांसद थे डॉक्टर महेश शर्मा, उन्होंने भी वैक्सीनेशन लगवाया था और उनका जो दूसरे चरण का जो दूसरा डोज जो 28 दिन पे लिया जाता है वो भी पूरा हो गया था। और उन्होंने ये भी मैसेज दिया था कि देखिए मुझे किसी भी तरीके की कोई दिक्कत नहीं है, मैं पूरी तरीके से फिट हूँ। और ऐसा ये जो मैसेज जो दिया गया वो सिर्फ एक नेता या एक आदमी की तरफ से नहीं, बहुत सारे जो नेता थे उन्होंने वैक्सीनेशन लगा के लोगों को ये मैसेज देने की कोशिश की थी कि ये जो टीका है ये पूरी तरीके से सेफ है, इसको आप लगवा सकते हैं, इससे किसी भी तरीके से डरने की जरूरत नहीं है। प्रीति, एक सवाल यहाँ पर करना चाहेंगे क्योंकि आज पहला दिन है, पहले दिन में क्योंकि हम जानते हैं कि सेकंड फेज के तहत 10 करोड़ का निशाना मुकर्रर किया गया है, वैक्सीन 10 करोड़ लोगों
लोगों को दी जाएगी दूसरे मरहले के तहत। पहले दिन की अगर हम बात करें तो इस हवाले से क्या कुछ जानकारी दी गई कि कितने लोगों को वैक्सीन दी जाएगी मुल्क में? बिल्कुल, ये जो आंकड़ा है ये तो अभी पूरा एग्जैक्ट जो फिगर है ये बताना अभी पॉसिबल नहीं होगा, क्योंकि वैक्सीनेशन को लेकर जिस तरीके से रजिस्ट्रेशन करवाए गए थे और रजिस्ट्रेशन करवाने के बाद कितने लोगों को उस रजिस्ट्रेशन में फर्स्ट फेज़ में, जो मैं 60 साल की उम्र की बात कर रही हूँ, क्योंकि जो पहला फेज़ था उसमें 10 करोड़ के लमसम जो लोगों को वैक्सीनेशन करवाया गया था, लेकिन जो अभी जो आज जो शुरू है उसमें कितने लोग वैक्सीनेशन जिनका रजिस्ट्रेशन है उसमें से कितने लोगों ने करवाया है, वो जो आंकड़ा है वो शाम तक जो है वो एक मोटा जो शाम तक हम कह सकते हैं कि क्लियर हो पाएगा, क्योंकि ऐसे बहुत सारे लोग हैं कि जिन्होंने रजिस्ट्रेशन तो करवाया है लेकिन वो सेंटर पे पहुंचते हैं या नहीं पहुंचते हैं, या किसी कारण से नहीं पहुंच पाते हैं, किसी की तबीयत खराब है, या बहुत सारे कारण होते हैं कि आपने रजिस्ट्रेशन तो करवाया है लेकिन आप अस्पताल तक नहीं पहुंच पाए हैं, या अभी भी उनमें किसी तरीके का डर है, या बहुत सारे कारण है जो यहाँ तक नहीं पहुंच पाए। इस हवाले से अपने नाजरीन को हम अपडेट करते लेंगे, लेकिन प्रीति एक सवाल यहाँ पर ये उठता है, हमारे नाजरीन भी ये जानना चाहते हैं कि रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस क्या है, और साथ ही वैक्सीन लेने से कितने दिन पहले, कितने घंटों कबल, कितने घंटे पहले रजिस्ट्रेशन कराना लाजमी है? बिल्कुल, मैं अपने दर्शकों को बताना चाहूँगी कि अगर आप वैक्सीनेशन करवाना चाहते हैं और आपकी उम्र 60 साल है या आपकी उम्र 45 साल है और आपको जो एक लिस्ट दी गई है, आप उस बीमारी से ग्रसित हैं जो आपको वैक्सीनेशन लगवाना आपके लिए ज़रूरी है, तो आप अपना जो रजिस्ट्रेशन है वो एक गवर्नमेंट की साइट दी गई है, government.pib करके, उसमें आप जो है अपना जो रजिस्ट्रेशन है वो आप करवा सकते हैं। और रजिस्ट्रेशन का जो समय है वो खुल चुका है, यानी कि रजिस्ट्रेशन करवाने का जो समय है, अभी जो ऑनलाइन जो रजिस्ट्रेशन हो रहे हैं वो अभी हो रहे हैं, मतलब कि रजिस्ट्रेशन जो है उसका समय, कोई समय सीमा नहीं बताई गई है, रजिस्ट्रेशन हो रहे हैं, रजिस्ट्रेशन खुले हुए हैं और आप रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। जब आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा उसके बाद आपके मैसेज पे एक मैसेज आता है, और जिस समय आप रजिस्ट्रेशन करवा रहे होते हैं उस समय आपके फ़ोन में एक OTP आता है कंफर्मेशन के लिए, कि जो आदमी टीके के लिए कर रहा है वो उस पर वही आदमी का नंबर है कि नहीं है, रजिस्टर्ड है कि नहीं है, क्योंकि जब वो अस्पताल पहुंचे तो किसी तरीके की कोई दिक्कत ना हो। तो आप जो फ़ोन नंबर जो आप मेंशन करेंगे उस पर आपका एक OTP आता है, OTP को डालने के बाद में आप का जो रजिस्ट्रेशन है वो कंफर्म होता है। और रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए बहुत सारी जो चीज़ें हैं जिसमें आपका एज प्रूफ कंफर्म हो वो आपको उसमें डाउनलोड करना पड़ता है, जिसमें आप अपना आधार कार्ड कर सकते हैं, पैन कार्ड कर सकते हैं एज ग्रुप के लिए, और लाइसेंस कर सकते हैं, तो पासपोर्ट की ID आप कर सकते हैं, मतलब आपको अपनी एज प्रूफ के लिए उसमें से जो रजिस्ट्रेशन करवाना है उसमें आपको डाउनलोड करना पड़ेगा, क्योंकि डाउनलोड करने से ही जो आपकी एज है वो प्रूफ हो पाएगी, तो और आपका जो ID है वो भी आइडेंटिफाई उसमें हो पाएगा, तो वो चीज़ें आपको उसमें डाउनलोड करनी पड़ेंगी। उसके बाद आपका रजिस्ट्रेशन होगा, फिर आपका एक पास एक OTP आएगा, उसके पास आपके नंबर पे एक कंफर्मेशन आ जाएगा कि आपका रजिस्ट्रेशन हो चुका है और फला तारीख को और फला समय आप उस अस्पताल में, जिस भी अस्पताल आपके जो नियर, आपके घर के जो नियर अस्पताल होगा वहाँ पे जाके आप जो कोविड वैक्सीनेशन है वो वहाँ पर आप जाके करवा सकते हैं। ये प्रोसेस की बात हुई, अगर कीमत की बात करें, क्योंकि सरकारी अस्पताल में मुफ्त में दी जाएगी वैक्सीन, और प्राइवेट अस्पतालों की बात करें तो वहां पर कीमत क्या है? बिल्कुल, जो कोविड वैक्सीन है तो मैं बता दूं कि यहाँ पे जो सरकारी अस्पताल हैं वहाँ पे वैक्सीनेशन फ्री में हो रहा है, लेकिन प्राइवेट अस्पतालों की मैं बात करूँ तो प्राइवेट अस्पताल, अलग अलग अस्पतालों की जो कॉस्टिंग है सभी अस्पताल अलग अलग ले रहे हैं, तो इसमें कोई फिक्स चार्जेस नहीं है। लेकिन हाँ, इतना ज़रूर है कि जो कोविड वैक्सीनेशन के लिए जो प्राइवेट अस्पतालों में भी जो चार्जेस लिए जा रहे हैं वो बहुत ही नॉमिनल हैं, मतलब कि बहुत ज़्यादा हाई नहीं है जो आप नहीं लगवा सकते हैं। अगर मैं गंगाराम अस्पताल की बात करूँ दिल्ली में,
तो वहाँ पे आपको कोविड वैक्सीनेशन के लिए 250 रुपये देने पड़ रहे हैं। यानी कि 250 रुपये मतलब एक नॉमिनल चार्जेस जो उन्होंने कहा है कि 100 रुपये उन्होंने एक स्टाफ की फीस बताई है कि जो कोविड वैक्सीन में जो लोग स्टाफ लगेंगे उसको लेके, और 100 रुपये उन्होंने वैक्सीनेशन के लिए हैं। यानी कि आपको 250 रुपये में गंगाराम में अस्पताल में वैक्सीन लगाई जाएगी। और बाकी अगर मैं बाकी अस्पतालों की बात करूं तो बाकी अस्पतालों में भी जो है वो अलग अलग चीज़ों को किया गया है, मतलब अलग अलग फीस रखी गई है, कोई फिक्स चार्जेस नहीं है। लेकिन हाँ, दिल्ली और एनसीआर के या पूरे देश में जो सरकारी अस्पताल हैं वहाँ पे जो वैक्सीनेशन है वो फ्री में किया जा रहा है। बिल्कुल, तो ये प्रोसेस था वैक्सीनेशन के हवाले से जिसकी तफसीलात बता रही थी हमारी नुमाइंदा प्रीति। बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस हवाले से जानकारी फराहम करने के लिए। तो दूसरा मरहला है वैक्सीनेशन के अमल की शुरुआत का। आज से 12 बजे से वैक्सीन का अमल दूसरे मरहले के तहत शुरू हो चुका है। फिलहाल इसी के साथ रुक जाते छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद दूसरे मुद्दे की बात करेंगे। जगाता है क्या? मुल्क की हर खबर पर रहेगी हमारी नजर, इसलिए हम लेकर आए हैं आज की ताजा खबर। सुबह के 9 बज चुके हैं। ताजा खबरों की शुरुआत करेंगे, लेकिन सबसे पहले नजर हेडलाइंस पर। तो अब सिर्फ उठिए नहीं, जागिए। मुल्क के हर कोने में फैला है जहरीली वबा का कहर, लेकिन हर वक्त हर पल मुस्तैदी से निभाते हैं हम अपनी जिम्मेदारी, ताकि मिले आपको हर शहर की हर खबर। देखिए खास बात इंडिया न्यूज़ 18 उर्दू पर। नेटवर्क 18 ला रहा है इस दौर की सबसे बड़ी खबर, कोरोना से सबसे बड़ी जंग। 1200 रिपोर्टर, 20 चैनल और 15 भाषाएं। हम बाहर निकलते हैं ताकि आप घर पर रह सकें। 55 करोड़ दर्शकों के भरोसे का शुक्रिया। नेटवर्क 18 ग्रुप, भारत का सबसे बड़ा मीडिया नेटवर्क। अखबार हुआ ठप, आउटडोर हुआ बेकार, टीवी ही दे रहा है विज्ञापन को तेज रफ्तार। करोड़ों दर्शकों तक न्यूज़ 18 पहुंचाएगा आपका ऐड। न्यूज़ 18 की टीम दमदार बनाएगी आपका ऐड शानदार। जल्दी कीजिए, कहीं छूट ना जाए ये सुनहरा मौका। हमें मेल करके उठा लीजिए बड़ा फायदा। ये स्पेशल ऑफर है अगले 15 दिनों तक। साथ ही मिलेगा हमारी वेबसाइट पर प्रमोशन। आज ही मेल करें adsales@nw18.com पर। न्यूज़ 18 इंडिया, आपका पसंदीदा नेशनल न्यूज चैनल, उपलब्ध है टाटा स्काई के चैनल नंबर 519 और एयरटेल के चैनल नंबर 318 पर। कोरोना की हर खबर देखते रहिए न्यूज़ 18 इंडिया पर। भैया राम राम, नमस्कार। कुछ बता रहे हैं, कुछ चेता रहे हैं। आपने लॉकडाउन के दौरान देखा कि हम क्या कर रहे हैं। कोरोना काल में लोग एक दूसरे को समझा रहे हैं। बड़े बड़े लोग वीडियो बना रहे हैं। आप गाना जानते हैं तो गाइए या फिर अपना जहेज का खात्मा और जहेज की लानत जैसे जुमले सिर्फ हमारे समाज की सच्चाइयों पर पर्दादारी का काम करते हैं। हकीकत में हमारा समाज इन जुमलों से सिर्फ अपना दिल बहलाता है। घरेलू तशद्दुद की शिकार हमारी हजारों बहनें अपना दर्द सीने में दफन कर देती हैं और अपने माँ बाप और ससुराल की इज्जत पर आंच नहीं आने देती। या अगर किसी ने इन लानतों के खिलाफ आवाज बुलंद करने की कोशिश की तो इसे हमारा समाज दफन कर देता है। ऐसी एक हकीकत गुजरात के अहमदाबाद की रहने वाली आयशा की है। चेहरे पर हंसी और दिल में इतना दर्द कि जानकर कोई भी जज्बाती हो जाए।
इस हंसती हुई खातून का खुदकुशी से पहले एक आखिरी वीडियो है। अपनी फैमिली को वीडियो भेजने के बाद उसने नदी में छलांग लगा दी। मामला 25 फरवरी का है। अहमदाबाद पुलिस ने FIR दर्ज कर ली है। मामले की तहकीकात जारी है। आयशा ने खुदकुशी करने से पहले अपने वालिदैन को भी फोन किया था। वालिदैन ने समझाने की कोशिश की, लेकिन आयशा नहीं मानी और आखिरकार उसने खुदकुशी का रास्ता मुंतखब किया। इस वीडियो में आयशा के खुदकुशी के पीछे का दुख वाज़ेह तौर पर झलक रहा है, जो हम आपको दिखाएंगे। इस पूरे मामले की शुरुआत कहां से हुई, आप इस वीडियो के जरिए समझ सकते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है आयशा आरिफ खान और मैं जो भी कुछ करने जा रही हूँ अपनी मर्जी से करना चाहती हूँ। इस पे किसी का दौर या दबाव नहीं है। अब बस क्या कहें, ये समझ लीजिए खुदा की जिंदगी इतनी ही होती है और मुझे इतनी ही जिंदगी बहुत सुकून वाली होगी। और डियर डैड, यार कब तक लड़ेंगे अपनों से? गैस पेट्रोल कर दो। नहीं करना। ये आयशा लड़ाई के लिए नहीं बनी। प्यार करते हैं आरिफ से, उसे परेशान थोड़ी ना करेंगे। अगर उसे आजादी चाहिए ठीक है, वो आजाद रहे। चलो, अपनी जिंदगी तो यहीं तक है। मैं खुश हूँ कि मैं अल्लाह से मिलूंगी, उन्हें कहूंगी कि मेरे से गलती कहाँ रह गई। माँ बाप बहुत अच्छे मिले, दोस्त भी बहुत अच्छे मिले, बस शायद कहीं कमी रह गई मुझ में या शायद तकदीर में। मैं खुश हूँ, सुकून से जाना चाहती हूँ। अल्लाह से दुआ करती हूँ कि अब दोबारा इंसानों की शक्ल ना दिखाए। एक चीज जरूर सीख रही हूँ, मोहब्बत करनी है तो दो तरफा करो, एक तरफा में कुछ हासिल नहीं। चलो, कुछ मोहब्बत तो निकाह के बाद भी अधूरी रहती है। ये प्यारी सी नदी, प्रे करते कि ये मुझे अपने आप में समा ले और मेरे पीठ पीछे जो भी हो प्लीज ज्यादा बखेड़ा मत करना। मैं हवाओं की तरह बस बहना चाहती हूँ और बहते रहना चाहती हूँ, इसी के लिए नहीं रुकना। मैं खुश हूँ आज के दिन कि मुझे जो सवाल के जवाब चाहिए थे वो मिल गए और मुझे जिसको जो बताना था सच्चाई वो बता चुकी। काफी, थैंक यू। और मुझे दुआ में याद आखिरी वीडियो आयशा का है और यहाँ पर ये बताना बेहद ज़रूरी है कि आयशा का ताल्लुक अहमदाबाद से था और उनकी शादी राजस्थान में हुई थी जालौर के आरिफ नामी शख्स से। हरिपाल हमारे साथ, हमारे नुमाइंदे जुड़ रहे हैं जालौर से, क्योंकि खबर ये है कि अहमदाबाद पुलिस जालौर पहुंच चुकी है छानबीन के लिए, तहकीकात के लिए दबिश दी जा रही है ताकि कसूरवारों को गिरफ्तार किया जा सके। हरिपाल हमारे साथ, हमारे नुमाइंदे जुड़ रहे हैं, उनका रुख कर लेते हैं। हरिपाल, इस हवाले से क्या कुछ पुलिस की कार्रवाइयाँ देखने को सामने आई हैं जालौर में, बताइएगा तफसील। जी, आयशा को लेकर जालौर में जो गुजरात की पुलिस है वो वहां से रवाना हो चुकी है और फिलहाल जो वो लड़का है आरिफ, जो वो घर से फरार हो चुका है और गुजरात पुलिस को सूचना मिली है कि वो शिवगंज क्षेत्र के आसपास सिरोही जिले में वहां है। तो फिलहाल जो गुजरात की पुलिस है वो शिवगंज में उसकी छानबीन कर रही है। देर शाम तक जालौर पहुंचने की संभावना है। स्थानीय पुलिस का भी सहारा लेंगे और देर शाम तक जालौर उसकी तलाश में गुजरात पुलिस पहुंचेगी। बहुत शुक्रिया हरिपाल। और अंबर जैदी जो कि समाजी कारकुन हैं हमारे साथ जुड़ चुकी हैं, इस हवाले से हम उनका रुख करेंगे। अंबर जैदी साहिबा, आपने भी वीडियो देखा होगा क्योंकि ट्विटर पर भी ये वीडियो है और ये वीडियो झुंझला देती है, हम सबको रुला देती है। जहेज की लानत आज भी 21वीं सदी में। जी बिल्कुल। देखिए सना, बहुत ही अफसोसनाक, जैसे मैंने आयशा का वो वीडियो देखा, यकीन मानिए मैं रोना अपना रोक नहीं पाई। एक इतनी छोटी और कम उम्र की लड़की, जिंदगी से भरपूर, चेहरे पे मुस्कुराहट, इतने दर्द तकलीफ में होने के बावजूद भी वो बोल रही थी कि मैं लड़ने के लिए नहीं बनी हूँ, मुझे जीना है। और वो अपने शौहर से इतनी मोहब्बत करती थी, प्यार करती थी, लेकिन उसकी फीलिंग्स की और इसके बारे में किसी ने नहीं सोचा। सिर्फ एक दहेज के लिए लालच में, हालांकि पेरेंट्स उसका साथ दे रहे थे और उन्होंने कानून का सहारा भी लिया, केस भी दायर किया, लेकिन उसके बावजूद भी हमारा समाज, हम अपनी इस्लामिक सोसाइटी की बात करें, हम हर चीज में हराम हलाल और इस तरीके की बातें करते हैं। क्या हम इनफैक्ट अभी कुछ दिन पहले एक ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से ये बात सामने आई थी कि वो जहाँ पर डीजे और धूम धड़ाके वाली शादियों में नहीं जाएंगे।
कोई जहेज पे बात नहीं करता कि अगर कोई जहेज देगा हम उन शादियों में नहीं जाएंगे। इतनी लेविश शादियां हो रही होती हैं और लोग सारे हमारे मुफ्ती हजरात और मौलाना हजरात निकाह पढ़ाने के लिए जाते हैं। हम अपनी बेटियों को दहेज की लानत से बचाएं और उससे पहले बहुत जरूरी है कि हम अपनी बेटियों को बड़ा उनकी कंडीशनिंग किस तरीके से कर रहे हैं। हम अपनी बेटियों को खुद से मोहब्बत करना सिखाएं, अपनी पहचान बनाना सिखाएं, अपने लिए जीना सिखाएं। क्यों लड़कियां किसी को एक मर्द के लिए जीना सिखाते हैं? क्यों लड़कियों को एक के ऊपर डिपेंडेंट बनाते हैं कि आप किसी की बीवी हैं, आपको किसी के लिए सजना संवरना है, किसी का घर संभालना है? हमें अपने लिए जीना कब सिखाया जाएगा? आयशा को अब देखिए, पढ़ी लिखी यंग लड़की, समझदार होने के बावजूद भी वो सिर्फ प्यार में होने की वजह से उसके साथ ये हुआ क्योंकि वो अपने हस्बैंड से बहुत ज्यादा प्यार करती थी। खुद के बारे में उसने नहीं सोचा। हमें अपने बारे में जीना सिखाना होगा अपनी बेटियों को कि आप अपने बारे में सोचिए और अपनी बेटियों को खुद से प्यार करना सिखाएं, उनकी पहचान बनाना सिखाएं, उनको इंडिपेंडेंट बनाएं। उससे पहले शादी की बात करें कि आप शादी सबकी होती है, लेकिन हम उनको इतना मजबूत बना दें कि अगर कोई परेशानी या कोई भी इस तरीके की जिंदगी में चीजें आती हैं तो उनको फेस करके आगे बढ़ सकें। बिल्कुल, जिंदगी का अंत किसी एक के जाने ना जाने से नहीं होता है। बिल्कुल, ये कहा जा सकता है कि अब वक्त है, हालांकि ये वक्त बहुत पहले आ जाना था कि समाज को भी मुहासबा करना होगा कि आखिर इस समाज में ये तमाम चीज़ें अभी तक क्यों पनप रही हैं। बेहद शुक्रिया अंबर जैदी साहिब हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपने रद्द अमल का इजहार करने के लिए। फिलहाल इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त, आगे फिर होगी मुलाकात। आदाब।